पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक के पास आज सिर्फ $3 अरब के लगभग हैं, जिनसे वो 2 हफ्ते से ज़ायद का खर्चा अदा नहीं कर सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने मिनी बजट अनाउंस किया है जिसमें 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद कर दिए हैं और इसके बाद महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत वैसे ही 275 रुपये के लगभग है और बिजली की फ़ी यूनिट कीमतों में भी 9 रुपये का इजाफा हो गया है। कह रहे हैं कि गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में अब मजीद इजाफे देखे जाएंगे। इसके अलावा आटा, तेल, घी, चीनी जो कि पहले ही गरीब की दस्तरस से दूर हैं, सुनने में आ रहा है कि मुतवस्सिर तबके की पहुंच से भी दूर होते जाएंगे। ऐसे में IMF और हुकूमत पाकिस्तान की जो डील थी वो तय होने के करीब है। तो क्या हालात बेहतर हो जाएंगे या फिर मजीद महंगाई? हमारी आदत होती जा रही है कि जब भी कहीं जुल्म होता है हम बजाय से कि जुल्म को रोकें और जालिम को पकड़ें, हम मजलूम की तारीफ़ें करने लग जाते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं कि वाह भाई तुम में क्या बर्दाश्त है, क्या जुल्म बर्दाश्त करते हो, ज़बरदस्त। और जब उसकी हिम्मत टूटने लगती है तो हम उसको मिसाल देते हैं दूसरे मजलूमों की और कहते हैं कि देखो इसमें ज़्यादा सब्र है, तुम इससे सीखो। एक मिनट, आप कहीं IMF को तो जालिम नहीं कह रहे? भाई IMF को तो आप इस इक्वेशन से बाहर रखें, क्योंकि IMF के पास तो हम खुद जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी हुकूमत की या हुकूमतों की और अवाम की। यहाँ पे हम आवाम को सिखाते हैं कि भाई तुम मज़ीद बर्दाश्त करो, हालात बेहतर होने वाले हैं, लेकिन हालात गुज़िश्ता सालों से बदतर ही होते चले जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है क्योंकि पाकिस्तान करीब 2 दर्जन मरतबा IMF के पास जा चुका है, लेकिन फिर भी जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर होती नज़र नहीं आ रही और एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो IMF से सहारा ले रहा है। भाई इसकी मिसाल आप ये लेना है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है जो गुज़िश्ता 10 महीनों से यहाँ पर है, उसने कहा है कि वो ऑस्टेरिटी मेजर्स लेगी, अपने खर्चे कम करेगी और किफ़ायत शुमारी से काम लेगी, लग्जरी आइटम्स को छोड़ देगी, सैलरीज भी छोड़ देगी, इकोनॉमी क्लास में सफ़र करेगी और एक प्लॉट पर इक्तफ़ा करेंगे, मतलब एक से ज़ायद प्लॉट्स किसी को मैसर नहीं आएंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि इतने सारे मिनिस्टर्स, काबीना, इनकी गाड़ियाँ, फ्यूल, प्लॉट्स वगैरह, इन सब के ख़र्चे तो जाहिर सी बात है कि ये आवाम के टैक्स के पैसों से आता है। तो इनका क्या रोल है और पाकिस्तान क्या इनकी वजह से कुछ बेहतरी की तरफ गया है या कोई पॉलिसीज़ इन्होंने ऐसी बनाई है? कितनी बेहतरी की तरफ गया है उसकी मिसाल हम यहाँ से लेते हैं कि गुज़िश्ता 10 महीनों में जब से इनकी हुकूमत आई है, उस वक्त पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक के पास रिज़र्व था वो करीब था $10 बिलियन के करीब। मतलब अप्रैल तक $10 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान के रिजर्व्स में पैसे थे और आज जो जनवरी का जो पाकिस्तान का एंड हुआ है उसमें तकरीबन $3 बिलियन रहे हैं मरकज़ी बैंक के पास। मतलब अब अगर वो इंपोर्ट करता है और हर हुकूमत इंपोर्ट करती है एसेंशियल आइटम्स और पाकिस्तान चलता ही इंपोर्ट पर है, उसको इंपोर्ट के लिए पैसों की ज़रूरत है, डॉलर्स की ज़रूरत है। वो डॉलर अदा करने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ अभी $3 अरब रह गए हैं जो 2 हफ्ते से ज़ायद का ख़र्चा नहीं उठा सकते। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात समझने की ये है कि पाकिस्तान की जो टोटल इकॉनमी है ना, टोटल इकॉनमी का हजम, मतलब टोटल ख़र्चे कह लें, टोटल जो प्रोडक्शन है वो है $350 अरब की। अब उस $350 अरब की इकॉनमी को चलाने के लिए हमारे मरकज़ी बैंक के पास जितने पैसे ना वो सिर्फ 3 अरब हैं। 350 मतलब हमारे पास 1% से भी कम पैसे हैं उसको रन करने के लिए। चलें, ये तो आप बैंक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी का क्या? महंगाई तो उसके लिए बढ़ती चली जा रही है, उसके आमदनी में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि यूँ कह लें कि जो लोग नौकरी पेशा हैं वो या तो उनकी नौकरियां छूट रही हैं या उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही। इस हवाले से क्या बोलेंगे आप? हमने एक मिनी बजट या सप्लीमेंट्री बजट पास किया है, ठीक है, फाइनेंस बिल पास किया है जिसमें हमने इतने टैक्सेस लगाए। देखने में ये आता है कि ये जो टैक्सेस हैं ये भरेगी वही गरीब आवाम जो पहले से पिसी हुई थी। आप किसी भी अखबार का इदारिया उठा के देख लें, किसी भी सहाफ़ी की रिपोर्ट उठा के देख लें, उसमें यही चीज़ नज़र आ रही है कि अब गरीब ही ज़्यादा पिसेगा, उसी को टैक्स देने पड़ेंगे। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, GST बढ़ाया जा रहा है लग्जरी आइटम्स पर, GST बढ़ाया जा रहा है एसेंशियल आइटम्स पर। ऐसे में माहिरीन का और ख़ुद IMF की डायरेक्टर का ये कहना है कि भाई तुम लोग अमीरों को क्यों नहीं टैक्स करते और गरीबों पर क्यों बोझ बढ़ा रहे हो। साथ में हुकूमत ये करती है कि जब इतने सारे टैक्सेस लगा देती है तो जो चैरिटेबल प्रोग्राम्स हैं, मतलब BISP है, उसकी भी मद में इजाफा कर देती है। मतलब आपको गरीब होने का कोई इनाम दिया जा रहा है कि आपके घर पे लोग आएंगे, आपका सर्वे करेंगे, देखेंगे कि आप गरीब हैं कि नहीं है, और अगर आप गरीब हैं तो आपको कुछ चंद हज़ार रुपये आपके हाथ में थमा देंगे जिनसे कुछ नहीं होने वाला, और अगर आप मुतवस्सित हैं तो आप उसके हाथ से भी गए। कह लें कि कुछ महीनों से अभी तक का अगर हम हिसाब लगाएं तो इन्फ्लेशन जो है ना 30% बढ़ गई है। अब इन्फ्लेशन 30% बढ़ गई है और 30% कह रहे हैं कि बढ़ती रहेगी, 33% तक चली जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दानियाल, अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं ना, तो उन 10,000 की वैल्यू आज 7,000 जितनी है।
मतलब आप उसमें उतनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं जितनी आप 7,000 में ख़रीद सकते हैं। आपके पैसे की कदर कम होती जा रही है। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसकी अहमियत सिर्फ, उसकी वक़्त सिर्फ 70 रुपये की रह गई है। अब IMF से जो हमें लोन मिलने वाला है, जो इंस्टॉलमेंट हमें पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी या फिर आगे और भी इंस्टॉलमेंट हमें मिल जाएगी, तो क्या उससे कोई बेहतरी आएगी या आवाम उससे कुछ मुस्तफ़ीद होगी? आवाम के लिए कुछ है इसमें, या फिर जो पहले होता आया है वो अभी भी होता आएगा? IMF की डील मिलने के बाद हमें छोटा सा ब्रीदिंग स्पेस, मतलब सांस लेने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन इससे इकॉनमी बेहतर हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि IMF से जो हमें पैसे मिलेंगे वो भी एक कर्ज़ की सूरत में मिलेंगे, और वो पैसे आने के बाद हाँ दूसरे लैंडिंग एजेंसीज़ या दूसरे ममालिक हमें शायद कर्ज़ा दे दें, क्योंकि हमारी रेटिंग शायद थोड़ी सी बेहतर हो जाए। इससे नुकसान ये होगा ना कि हमारे पास जो IMF का जो कर्ज़ा आएगा वो हम चुकाएँगे उससे दूसरे कर्ज़े ही, मतलब IMF से हम कर्ज़ा लेंगे, दूसरे मालिक को कर्ज़ा देंगे, हमारी हालत वहीं की वहीं रहेगी, हमारे ऊपर नए टैक्सेस आयत होते जाएंगे, हमारी नई इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। तो इससे नुकसान ये होता है कि जिस तरह हम 22 मरतबा आज तक IMF के पास जा चुके हैं और वो वाहिद कंट्री है जो सबसे ज़्यादा IMF का फ़ायदा उठा चुकी है, हम शायद 23 मरतबा भी जाएँ और 24 मरतबा भी जाएँ। इसमें नादिर चीमा साहब हैं, एक इकानमिस्ट हैं और वो बाहर की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वो बताते हैं कि अगर हम डिफ़ॉल्ट को डिफ़ॉल्ट ना बोलें और उसको रीस्ट्रक्चरिंग बोलें तो शायद हमें ये करने में कोई यार महसूस ना हो। मसला ये होता है कि हम अपने आप को डिफ़ॉल्ट एक मरतबा डिक्लेयर कर देंगे तो हमें IMF के लोन की ज़रूरत फ़ौरी भी नहीं पड़ेगी, और हम जो दूसरे लोगों को कर्ज़ा देना है हमें बाकी है, उनको कर्ज़ा देने में हम थोड़ी ताख़ीर भी कर दें। हम बोल देंगे भाई हमारा दिवालिया निकल गया, अब क्या करें। मसला ये है कि डिफ़ॉल्ट के नाम से लोग इसलिए भी घबराते हैं क्योंकि अगर पता चल गया कि मौजूदा हुकूमत के दौर में डिफ़ॉल्ट हुआ है तो बहुत ही बदनामी होगी, आने वाले वक्त में वोट नहीं मिलेंगे। तो हम बजाय इसके कि ऐसे इक़दामात करें जो मुल्क के लिए बेहतर हों, हम सिर्फ अपनी हुकूमत और अपनी वाहवाही को बचाने के लिए नए नए कर्ज़े लेते हैं, ऐसी शराइत पे लेते हैं कि वो पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का इस्तेहसाल करती हैं, और बजाय इसके कि हम डिफ़ॉल्ट होने के बाद रीस्ट्रक्चर करें, मतलब दोबारा से असर नौ तामीर करें मुल्क की और इकॉनमी की, और बेहतरीन टैक्स आयद करें, मुल्क की इकॉनमी को फॉर्मलाइज़ करें, बैंक करें, और जो पैसा बाहर घूम रहा है उसको सिस्टम में लाएं ताकि अमीरों को टैक्स किया जा सके और डायरेक्ट टैक्सेस अप्लाई किए जा सकें और गरीबों से टैक्स का बर्डन कम किया जा सके। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक और, कि जब भी महंगाई बढ़ती है, देखा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, तो ये कहा जाता है कि IMF जो है वो हमारा हाथ मरोड़ा है, ये IMF की तरफ से शराइत हैं। IMF ये कह रहा है इस वजह से हमें मजबूरन महंगाई करनी पड़ रही है, पैसे तेल में, आटे, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें पैसे बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो इसमें वाकई ऐसा होता है या ये सिर्फ हुकूमत ऐसा बताती है आवाम को? IMF असेसमेंट करता है कि मैं जिसको अपने इतने अहम पैसे दे रहा हूँ जो कि दूसरे ममालिक मेरे पास रखवाते हैं, वो मैं अगर किसी को दे रहा हूँ तो उसकी वक़्त क्या है, उसका किरदार क्या है, वो उसके ख़र्चे क्या है। जब IMF देख रहा है कि भाई ये मुल्क 22 मरतबा उधार लेने मेरे पास आ चुका है लेकिन वो अब सही नहीं होकर दे रहा, तो IMF ऐसी शराइत लागू करता है कि भाई चूँकि मुझे अपने पैसे अजीज़ हैं लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ पैसे, लेकिन शराइत ये होंगी कि तुम रीस्ट्रक्चरिंग करोगे, रिफॉर्म्स लाओगे, अपनी इकॉनमी को सही करोगे, अपनी पॉलिसीज़ सुधारोगे, गरीबों पर बोझ डालने की बजाय अमीरों को टैक्स करोगे, अपने बिजली के सेक्टर को, एनर्जी के सेक्टर को सही करोगे क्योंकि उसमें हमारे पास बड़ा खसारा होता है लेकिन हम सब्सिडीज़ देते हैं, अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को सही करोगे। आपको पता है कि हमारी इकॉनमी का तकरीबन 1/4 हिस्सा एग्रीकल्चर पर मुनहसर है, लेकिन पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा इनफॉर्मल है, वो टैक्सेस नहीं देता। इतने बड़े बड़े ज़मींदार इतने अरबों रुपए की लागत पर आपसे सब्सिडीज़ लेते हैं हुकूमत से, अपने काश्तकारों को कुछ नहीं देते। जो वीट के प्राइस हैं या शुगर केन के जो प्राइस हैं वो कुछ भी हों, आप मुझसे एक दाम में ले लोगे, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी जो काश्तकारी है वो नहीं करूँगा, दूसरी फसलें नहीं लगाऊंगा, मखसूस फसलें लगा के आपसे सब्सिडीज़ लेता रहूँगा, बैंक से उधार लेता रहूँगा और अपना फ़ायदा करूँगा। सिर्फ मेरा फ़ायदा हो रहा है, हुकूमत का नुकसान हो रहा है क्योंकि हुकूमत के ज़र मुबादले से पैसे जा रहे हैं सब्सिडीज़ के नाम पे और काश्तकारों को मैं पैसे नहीं दे रहा, तो सिर्फ एक जगह पैसे जमा। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। इस हवाले से, इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो, आपका कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हम मज़ीद और टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं तो आप हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सवाल करें यार, सवाल करें, हमसे भी करें और हुकूमत से भी करें। हम आपको कंटेंट बना के देंगे और हुकूमतें आपको बेहतर पॉलिसीज़ बना के देंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।